सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा होंडा अमेज के ओनर से, जो कि है आयुष भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। होंडा अमेज ही क्यों? इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। मतलब मैंने जब ये ली थी, आई गेस लास्ट सितंबर में ली थी मैंने, सितंबर 2024 में। तो मैंने अराउंड 15-20 गाड़ियाँ चला के देखी होंगी, 10-12-15 के रेंज तक भी मान के चलो। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ तो मैंने स्लाविया की बुकिंग अमाउंट दे दी थी। मैंने स्लाविया बुक करवा दिया था, मैनुअल बेस मॉडल। बट फिर एट द एंड जाके मैंने अमेज टॉप मॉडल ली प्लस सीएनजी। ये कंपनी फिटेड सीएनजी, मतलब नॉट फैक्ट्री फिटेड, लेकिन होंडा वालों ने लगा के दिया और वारंटी है इस सीएनजी की। 1 लाख किलोमीटर तक की उन्होंने वारंटी भी दी है। तो मेरा जो प्राइम रीज़न था सीएनजी और ये होंडा अमेज लेने का, वो मेन यही था कि मुझे एक ऑटोमेटिक कार चाहिए थी जो प्रॉपर ऑटोमेटिक हो, या तो सीवीटी या एटीओ। मैंने फ्रॉन्क्स देखी है, ब्रेजा देखी है, इसमें टाइगुन का भी ऑटोमेटिक देखा था। बट सारे ऑटोमेटिक में सब कुछ सही था, लेकिन मेरे घर वाले बोल रहे थे कि ऐसी कार ले जिसकी एवरेज भी ज़्यादा हो। और ऑटोमेटिक में एवरेज इतनी ज़्यादा मुझे खास मिल रही थी, सिंगल डिजिट में चल रही थी दिल्ली के अगर हम बात करें तो। बट हाँ, अमेज जब मैंने ये सीएनजी वाली ट्राई करी और जो शोरूम वाले थे उन्होंने 1-2 बंदों से बात भी करवाई, फीडबैक की कैसा चल रहा है ऑटोमेटिक में सीएनजी कैसे चलती है। तो इसमें एवरेज भी बहुत ज़्यादा ऐसा सीएनजी के लेवल की तो नहीं मिल रही, लेकिन हाँ इतना सीएनजी में इतनी एवरेज मिल जाती है कि मैं आराम से घूम लूँगा पूरी दिल्ली में, और इतना कोई मेरे पे पॉकेट पे ऐसा जोर नहीं पड़ रहा कि हाँ नहीं बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। भाई आपने बोला कि आपने 10 to 15 कार्स देखी। हाँ। कौन सी कार्स देखी? अब ऐसे सारी तो याद नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। महिंद्रा 3XO, नेक्सॉन, पंच तो मैं चला ही रहा था, इससे पहले मेरे पे पंच थी तो उसको देखनी नीड नहीं थी। और फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, फ्लाविया, वर्टिस, टाइगुन, कुशाक। उस टाइम काइलेक नहीं आती, अगर काइलेक आती तो मैं काइलेक लेता। रेनॉल्ट ट्राइवर भी देखी थी मैंने और तो मुझे देखनी नहीं चाहिए थी। मतलब ऑलमोस्ट जितने इस प्राइस सेगमेंट में आती है सब मैंने ऑलमोस्ट देख ली थी यार, कि चला के कि कैसा सीन है सबका। जो भी मार्केट में कार्स अवेलेबल होती है हाँ। ना इस बजट में, आपने ईच एंड एवरी कार को देखा है और टेस्ट ड्राइव भी ली सबकी। हाँ, टेस्ट ड्राइव भी ली सबकी। ऑलमोस्ट इवन मैंने ये भी देखा था, मारुति सुजुकी में टेस्ट ड्राइव बहुत मुश्किल है ब्रेजा की लेनी, इवन वेटिंग भी बहुत ज़्यादा है। पर मैंने 2 दिन तक उनको दिमाग ख़राब करके मेरे घर पे आए थे, फिर मैंने ब्रेजा की भी टेस्ट ड्राइव ले ली। उन सब कार्स को आपने रिजेक्ट क्यों करा और होंडा अमेज ही क्यों ली? ऑलमोस्ट 2-3 कार उसमें काफ़ी ऐसी थी कि जिसको मैंने ऐसा सोचा था कि नहीं ये फाइनल कर सकते हैं। बट वही मेन रीज़न ये था कि मुझे एक प्रॉपर ऑटोमेटिक कार चाहिए थी 12 लाख के अंडर, जो कि किसी भी चेकलिस्ट में पूरी नहीं होती। ब्रेजा 12.5 लाख में वो ऑटोमेटिक मिल रही थी। बट सीन क्या है ना, मुझे एक प्रॉपर ऑटोमेटिक कार चाहिए थी, और मुझे घर वालों के लिए ऐसी कार चाहिए थी क्योंकि मेरा छोटा भाई है, वो गुड़गांव काम करता है। तो उसका कहना ये था कि यार मैं भी कभी लेके जाऊँगा गुड़गांव, तो एवरेज चाहिए उसको। तो पूरा सिनेरियो ऐसा बन गया घर के अंदर कि सीएनजी कार लेनी पड़ी, मतलब सीएनजी इसमें फिट करवानी पड़ी। वो तो एक ऑप्शन था होंडा वालों ने मुझे दिया कि आप ऑटोमेटिक भी ले लो। तो मेरा एक बजट के अंदर सीवीटी का ऑटोमेटिक, प्रॉपर ऑटोमेटिक कार भी आ गई, और उन्होंने उसी प्राइस में सीएनजी फिट करवा दी और उसकी वारंटी भी दे दी। मेन कंसर्न ये था कि अगर मैं ऑटोमेटिक लूँ, प्लस पहले तो ऑटोमेटिक में सीएनजी का ऑप्शन कहीं नहीं मिलता। टाटा देती है लेकिन वो एएमटी होती है, वो इतना मज़ा नहीं आता चलाने में। मेन कंसर्न ही यही था कि ये ऑटोमेटिक कार है प्लस सीएनजी दे रही है, तो मेरे एवरेज वाला इशू भी सॉर्ट हो गया कि मेरे को छोटे भाई को भी देनी है, पापा को भी देनी है। तो ये चीज़ें सारी बैलेंस हो गई थी, इसलिए मुझे ये लेनी पड़ी। और अभी तो मैं फ़िलहाल बहुत खुश हूँ इस कार से। भाई आपने कितने की ली ये कार? यार मैंने ना ये कार ऑन रोड मुझे 10 लाख की पड़ी है। इवन ये मुझे 9,80,000 की भी पड़ सकती थी सीएनजी के साथ, टॉप मॉडल होंडा अमेज का जो टॉप मॉडल है। बट एक ऑफ़र लग नहीं पाया, नहीं तो फिर ये मेरे को 9,80,000 की पड़ती। बट मुझे लगता है 10 लाख में भी सही डील है। और जब मैं सीएनजी लगवाने इसमें गया था, मतलब मैंने पहले उनको बताया नहीं था कि मुझे सीएनजी में चाहिए, तो मैंने सारे ब्रेकडाउन करवा लिया। मैंने बहुत सारे शोरूम में गया कि भाई एक कोटेशन लेके गया, उसको फिर थोड़ा कम करवाया। एंड में उन्होंने 10 लाख में मान गए, और वो कह रहे थे अगर आपको सीएनजी लगवाना है तो 80,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। बट मुझे एंड में मैं उनसे इतने, मतलब मेरे छोटे भाई ने काफ़ी बहस करवा के वो 80,000 रुपये भी कम करवा दिए, और 10 लाख में हम सीएनजी के साथ ये अमेज बुक करवा के आ गए। इवन यार 3-4 दिन पहले मैंने क्या देखा ना, कि होंडा के जो ओरिजिनल मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है ना, आप वहाँ जाके देखो, किसी भी कार का पेज खोलोगे उसमें सीधा लिखा आएगा गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीएनजी के साथ आपको कार मिलेगी। मतलब वो अपने वेबसाइट पे भी शो कर रहे हैं कि हम सीएनजी के साथ बेच रहे हैं कार। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी कि मेरे को ऑटोमेटिक भी मिल गई है और सीएनजी भी मिल गई। तो होंडा वाले खुद से लगा के दे रहे हैं, और इवन वारंटी भी दे रहे हैं उसमें। होंडा अमेज आपको चलाने में कैसी लगी? मैं सच बताऊँ ना, अगर मैं इसको पेट्रोल में चलाऊँ और सीएनजी में चलाऊँ, बहुत ही ऐसे 19-20 का फ़र्क लगता है मुझे। हाँ, अगर एकदम से कभी मुझे ओवरटेक करना है किसी को, तो मुझे बहुत माइनर मैं बता रहा हूँ
क्योंकि CVT वैसे भी ऐसा गियर बॉक्स है जो धीरे धीरे पिकअप पकड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा CVT में। वो आप अगर होंडा अमेज मैनुअल या होंडा अमेज ऑटोमेटिक चलाओगे तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों चला के देखी है। तो CNG में इतना मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखा कि अब मैं पेट्रोल में चलाने का मेरा मन कर, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मैंने कार चलाई वो पेट्रोल वाली चलाई हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं बिल्कुल ही कम पावर है। आप भी बैठ के भी आए हो इसमें, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत कम पावर है। हाईवेज़ पे भी चलाए हैं, रोड पे भी, ये नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में भी चलाया है, थोड़ा बहुत पहाड़ों वाले एरिया में भी चलाया है। तो मुझे तो कहीं CNG की इसमें दिक्कत आई नहीं, सही चलती है, काफ़ी सही चलती है। ये सुनते हैं कि मैनुअल में CNG सही चलती है, ऑटोमेटिक में वैसे ही थोड़ा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है और CNG का थोड़ा और स्लो हो जाती है। ये चीज़ ना मुझे भी स्टार्टिंग में लगी थी, जब मैं देख रहा था CNG कार ऑटोमेटिक में। मुझे कितने लोगों ने बोला भी था कि भाई CNG में सक्सेसफुल नहीं है ये चीज़ें। लेकिन एक दो और यूट्यूबर हैं, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनके भी मैंने चैनल पे देखा है ओनरशिप रिव्यूज़ CNG अमेज का ही, जो ऑटोमेटिक थी, और वो 5-5 साल से चला रहे हैं लोग। इवन होंडा सिटी ऑटोमेटिक का CNG के साथ भी मैंने वेरिएंट देखा, वो भी चल रही थी। प्लस मैंने शोरूम में, मेरा एक फ्रेंड काम करता था, उसने मेरे को 1-2 क्लाइंट से फीडबैक दिलवाया जिनको उन्होंने बेची थी CNG के साथ। तो मेरा थोड़ा मन बन गया कि चलो रिस्क लेके देख सकते हैं। और प्लस 1 लाख किलोमीटर की इन्होंने मुझे वारंटी दी है। यार ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मैं अगस्त में ही कार लेना चाहता था, लास्ट ईयर के। मैंने अगस्त में अपनी टाटा पंच बेच दी थी, और 1 हफ्ते, वो जो इंडिपेंडेंस डे वाली छुट्टियाँ होती है ना, 1 हफ्ते मैंने बहुत कार चलाई और मैंने इसकी बुकिंग करवा दी। इसमें कोई खास वेटिंग पीरियड तो है नहीं, अभी होंडा की इतनी गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं। तो 1 सितंबर के आसपास मैंने ये कार ले ली थी। मेरे भाई का बर्थडे आता है आसपास, तो 1-2 दिन आगे पीछे ही बर्थडे के हमने वो कार ले ली थी। सितंबर के आसपास या अगस्त एंड में ली थी। होंडा की कार की सेल्स कम हो रही हैं, तो मुझ जैसे जो कस्टमर है ना, उसने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। अब देखो, होंडा के इंजन को हम सबको पता है कितना रिलायबल इंजन है। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर एक लौता मुझे लगता है इस प्राइस में भी आ रहा है, और भी होंगे, लेकिन ये काफ़ी रिलायबल इंजन है। तो इसलिए मैंने ये होंडा ली। और प्राइस का मैं बताऊँ कि डिस्काउंट में वो क्या कैसे मिला है, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। पहले मैंने 3 शोरूम विज़िट करे हैं अपने एरिया के आसपास ही, दिल्ली में। एक शोरूम पे गया, उनसे मैंने कोटेशन ली। उन्होंने मुझे इसकी 13 लाख रुपए वैल्यू दिखाते हैं कार, देखो, या किसी भी वेबसाइट पे 13 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस है इस कार का। तो उन्होंने मुझे 12,50,000 रुपये बताए। मैं वो सेम कोटेशन लेके दूसरे शोरूम में गया, और जाने से पहले ना मैंने सेम वो कोटेशन दूसरे A4 शीट पे बना ली। उन्हीं से मैंने वो पेपर देते हैं ना, वो सेम बना ली। अब ये ट्रिक आपके सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या पता वायरल भी हो जाए। और मैंने ऐसी कैलकुलेशन बनाई कि जो 12,50,000 थी ना, वो 11,80,000 रुपये हो गई। और वो कोटेशन लेके मैं कॉन्फिडेंस में अपने भाई के साथ दूसरे शोरूम में चला गया, और मैंने बोला मुझे उस वाले शोरूम ने तो 11,80,000 रुपये में दी है। मतलब बोल रहे हैं गाड़ी देने के लिए, क्योंकि वो यही बोलते हैं जी आप कोटेशन दिखा दो अगर वो दे रहे हैं तो। ऐसे बोलने में तो मानेंगे नहीं। मैंने कोटेशन बना ली थी, और मैंने ऐसे फेक ऐसे कुछ भी लिख दिया उस पर कि हाँ जी ये पास हो। अब पता नहीं कैसे उनको कॉन्फिडेंस हो गया और वो मान भी गए। उन्होंने बोला चीज़ ठीक है, हम भी आपको 11,80,000 में दे देंगे। बस वो कलर नहीं दे रहे थे उन पर, शायद वो कलर, मैं पहले इसका एक ग्रे कलर आता है, वो कलर उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने बोला 11,80,000 में आपको ये सिल्वर कलर दे देंगे हम, या रेड कलर दे देंगे। वो वाला कलर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। फिर मैं वो 11,80,000 वाली कोटेशन जो उनसे मैंने बनवाई थी ना, उसमें मैंने 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा एसेसरीज़ भी लगवा ली थी 11,80,000 में ही, कि मुझे ये ये हैंड रेस्ट दे देना, वायरलेस चार्जिंग दे देना, ये सब वो मान गए थे उसी में। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको आधे घंटे में बताता हूँ। फिर मैं वो वाली कोटेशन को मैंने चेंज करा। 11,80,000 से मैंने उसको कुछ 10,20,000 10,30,000 करके कैलकुलेशन खुद ही कम कर दी मैंने, डिस्काउंट लगा के। एक शोरूम रहने दिया, बाकी चीज़ें कम कर रहा था। और फिर मैं दूसरे शोरूम में पहुंच गया। अब उनको ना थोड़ा डाउट हुआ कि यार ये 10,20,000 में कैसे कोट कर दिया किसी ने। उन्होंने मुझे बोला जी बात करवा दो आप, अगर ऐसा है तो बात करवा दो। तो मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त काम करता था होंडा में, मैंने उसका नाम नहीं लिया। मैंने बोला बस तू ऐसे बात कर लियो, और उनको कुछ इंटरनली कुछ पूछेंगे होंडा की, तुझे पता ही है। तो उससे मैंने बात करवाई, उसने बात कर दी। उसने बस मेरे दोस्ती का फ़ायदा उठाया कि हाँ चलो, उसने अपना नहीं बताया मैं कौन से क्या कर रहा हूँ। उसने मुझको बोल दिया कि चलो हाँ जी ये 10,30,000 में हम तो दे रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल है कार। अब वो जो वहाँ का सेल्स मैनेजर था वो ऐसे सर पकड़े ऐसे करने लगा, यार ये कैसे हो रहा है, 10,30,000 में ये अमेज दे रहे हैं, टॉप मॉडल भी दे रहे हैं। अब वो कुछ नहीं, उसने बोला चलो ठीक है, मैं 10 मिनट दो मुझे। वो अंदर गया अपने शायद मेन मैनेजर से बात करने के लिए। वो आया बाहर, उसने बोला आयुष मैं आपको ना जो मैक्स है वो 10,40,000 कर सकता हूँ। और मैं ऐसा हो गया यार, ये मैं 12 साढ़े 12 लाख से 10,40 पे आ गया। ये ट्रिक्स लगा के, ये तो बहुत मार्जिन है कार के ऊपर। मुझे लगा एक और शॉट खेलना चाहिए। फिर जब उसने 10,40 का बनाया ना, मैं फिर से गया सबसे पहले वाले शोरूम पे, जो मैं सबसे पहले जो उन्होंने 12.5 का कह रहा था। मैं वहाँ गया,
मैंने बोला जी देख लो आप कितनी महंगी मेरे को कार देते, मेरे को तो जल्दी चाहिए थी, मैं बुकिंग करवा रहा था, आप बताओ क्या करना है। ये एक्चुअल कोटेशन ही थी, इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं करी जो उन्होंने मेरे को दी थी, क्योंकि वो शोरूम के लेटर टाइप पे थी, पीछे लिख के देते हैं वो। तो उसने भी ऐसे सेम, वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने भी बात करी अपने मेरे से, बहुत कुछ आधे घंटा वहाँ लगा, चाय कॉफ़ी पी हमने, वो भी मान गए उस प्राइस में देने के लिए। अब मैंने बोला चलो जी अब तो फाइनल कर लेते हैं। बट मेरे भाई ने क्या किया ना, मेरे भाई ने सोचा क्या पता इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता हो। उसने बोला कि यार और भी कोई डिस्काउंट है क्या, जो हमें डिस्काउंट मिले थे ना, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट ले लिए थे हमने। तो उसने बोला कि और भी कोई डिस्काउंट है। तो एक उसी होंडा के एम्प्लॉय ने ही उन्होंने बताया कि अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो कोई कॉर्पोरेट डिस्काउंट होता है गाड़ियों पे, बहुत सारे गाड़ियों में मिलता होगा। तो कॉर्पोरेट डिस्काउंट में क्या होता है ना कि कुछ ऐसा, इस कार में मैं बता रहा हूँ 20 से 25 हज़ार रुपये और कम हो रहे थे, और मेरी बहन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो मैंने सोचा कि आप चलो भाई ये ले लेते हैं। तो मैंने वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला भी उसमें लगवा लिया। तो ये मेरे ख्याल से 10,03,000 10,02,000 रुपये आ गई है। सोचो 12.5 लाख 12,80,000 से 10 लाख इतने पे आ गई। फिर CNG वाला गेम आया, उन्होंने बोला 80,000 रुपये आपको CNG के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, हम RC सब ट्रांसफ़र करवा के देंगे। हमने बहस करी, बहुत सारी बहस करी, फिर 1-2 शोरूम पे इधर उधर गए, और बहस करते उन्होंने वो भी रेट तोड़ दिए, 10,80,000 से वापस 10 लाख पे आ गए। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, हमने सब कुछ दे दिया, पैसे दे दिए कि चलो 20,000 रुपये मैं जमा करवा के आ गया था। जब बात लोन की आई ना, तो लोन नहीं हुआ। मेरे बहन के नाम पे मैं कार ले रहा था, मेरे सिस्टर के नाम पे। तो उनका क्या हुआ ना कि उनके नाम पे लोन हो नहीं पाया था, क्योंकि वो किसी और स्टेट में थी और बैंक अकाउंट का कुछ सीन हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि लोन नहीं हो पाएगा इतनी ईजिली। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को गाड़ी चाहिए यार, काफ़ी टाइम हो गया था, 10-15 दिन हो गए थे बिना गाड़ी के मैं घूम रहा था, तो आदत सी लग गई थी। तो मैंने बोला कि चलो छोड़ो, मेरे को नहीं पता, आप मेरे नाम पर ही कर दो। पर मैं उनसे बहस करके ना, वो जो डिस्काउंट था जो मेरे सिस्टर के नाम पे मिल रहा था, मैंने वो भी ले लिया। अब पता नहीं वो इंटरनली उन्होंने कैसे किया, और फाइनली ये 10 लाख रुपए में मेरे को ऑन रोड पड़ी है दिल्ली में। होंडा टॉप मॉडल है ये, होंडा अमेज का, CVT है प्लस CNG है वारंटी के साथ। भाई इतना तगड़ा डिस्काउंट आपने ले लिया, भाई इतनी तगड़ी ट्रिक, या किसी से आपने ये चीज़ पहले पूछी थी कि ऐसे डिस्काउंट लेते हैं, या आप खुद ही सब कुछ करते रहे? देखो सच बताऊँ ना भाई, यूट्यूब के जो ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, जो कार वगैरह की वीडियोज़ बनाते हैं, मैं भी काफ़ी टाइम से ये वीडियोज़ देख रहा हूँ। तो जो 1-2 यूट्यूबर हैं, काफ़ी सही यूट्यूबर हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा ऑन स्क्रीन, लेकिन उनसे मेरी थोड़ी कांटेक्ट है। तो उन्होंने मुझे ट्रिक्स बताई कि कैसे कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि समझ में आया कि हाँ वो लोग बोल रहे हैं ऐसा, तो कुछ सोच समझ के बोलूँ, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो चीज़ का मैंने बहुत सही फ़ायदा उठाया है। उन्होंने जो मुझे ट्रिक्स बताई वो काम कर गई हैं। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, इन्होंने इस चीज़ की वीडियो भी बनाई है काफ़ी हद तक। मैंने 1-2 वीडियो देखी थी जिसमें सेम चीज़ों की बातें हो रही हैं कि आप कैसे कोटेशंस को कम करवा सकते हो और एक्स शोरूम प्राइस तक का डिस्काउंट लगवा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन देखी थी और काफ़ी बेनिफिट रहा मेरे को इस चीज़ का। भाई आप कितनी चला चुके इस कार को? यार अभी तो ये ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। 10,000 चलाने के बाद आपको कैसी लगी है कार? देखो ऑनेस्टली बताओ ना, 95% या 97% चीज़ों में बहुत अच्छी लगती है मुझे ये कार। बहुत सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, 1-2 नेगेटिव भी हैं, लेकिन मैं उसको अभी इग्नोर करके चल रहा हूँ जब तक चल सकते हैं। AC कैसा लगा आपको इसका? AC सही है, AC में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि एक केस में मैक्स कूल का ऑप्शन आता है। जब ज़्यादा गर्म होती है कार, मैं उसको यूज़ करता हूँ, एक बटन दबाते वो फुल पावर पे चलता है AC, और काफ़ी जल्दी ठंडी हो जाती है कार। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपने इस कार लिया और CNG लगी, जब आप इस कार को चला रहे होते हो तो आपको कभी लग रहा हो ये गाड़ी लोड ले रही है? नहीं, देखो ऑनेस्टली तो ऐसा कभी फील हुआ नहीं। अगर मेरे ख्याल से AMT होता है ना, तो उसमें फील होता है जब गियर चेंज होता है। तो CVT में जहाँ तक मुझे पता है ना, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हाँ इसमें ना कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि कब गियर चेंज होगा। ये इन्फिनाइट लूप पे चलता है ये CVT गियर बॉक्स जो होता है। तो इसमें कभी भी आप जब गियर चेंज होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एकदम से झटका लगा। वो बिल्कुल झटका नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से गियर चेंज होता है। और हर गियर पे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं, कभी पता ही नहीं चलता कि गियर शिफ्ट भी हो रहा है। ऐसा लगता है कि सीधी जैसे स्कूटी नहीं चलती, क्योंकि आई गेस स्कूटी में भी CVT ट्रांसमिशन नहीं आता है, तो वो उस वाली फील में रहता है। आराम से धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड बढ़ जाती है और पता नहीं चलता, कोई झटका नहीं लगता। सेडान कार है, कभी नीचे लगी है? जब मैंने ये नई ली थी ना, उससे पहले टाटा पंच थी मेरे पे, तो टाटा पंच में मेरी आदत बन गई थी कहीं से भी निकाल दो टाइप्स। लेकिन ये जब मैंने ली ना, तो 1-2 महीने मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत तो नहीं डिसीजन ले लिया कि दिल्ली में इतने गड्ढे, उस टाइम तो रोड और ख़राब थे दिल्ली के। तो जब हम कभी फैमिली जाते थे कहीं पे, फैमिली डिनर पे या कहीं पे जा रहे हैं, अगर 5-6 लोग बैठे हैं इसमें, तो ऑब्वियसली हाँ अगर कोई बड़ा ब्रेकर है तो लग जाती है गाड़ी।
अभी भी अब बहुत कम लगती है। उसके पीछे एक रीज़न है, वो एक आता है ना जो सस्पेंशन में लगता है, एक रबड़ का चीज़ें होती है, वो मैंने चारों सस्पेंशन में लगाया ना जब से, उससे थोड़ी बैलेंस हुई है। ऐसा नहीं कि हाइट बढ़ गई है, कार की हाइट नहीं बढ़ी है, पर वो सस्पेंशन को थोड़ा उसने स्टिफ कर दिया है, वो ज़्यादा दबती नहीं है अभी। तो इससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि अब अगर छोटे ब्रेकर्स हैं वो तो आराम से निकल जाते हैं और कहीं पे दिक्कत नहीं आती है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा बम्प है ना, उसमें गाड़ी नीचे लगती है, लेकिन इतनी भी नीचे ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10,000 11,000 किलोमीटर में कि शिट यार कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो गया हो या बम्पर निकल गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आराम से निकल जाती है। इवन मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, अगर आप किसी भी कार में जिसमें CNG फैक्ट्री फिटेड नहीं है, बाहर से लगवा रहे हो, जैसे इसमें CNG का टैंक लगा हुआ है पीछे, तो सस्पेंशन थोड़ी और दब जाती है ना। 20-25 किलो का तो होता ही होगा सिलेंडर, तो उसकी वजह से थोड़ा आपको और लगेगा। अगर इसमें 5 बंदे बैठे हैं तो फील होगा, लेकिन हाँ 2-3 बंदे बैठे हैं, नॉर्मली आप कहीं अच्छे रोड पे जा रहे हो तो कोई फीलिंग ऐसी नहीं आएगी कि यार मैंने गलत डिसीजन लिया है। गलत तो कुछ नहीं लगता इतना, इवन 5 बंदे भी बैठे हैं तो निकल जाती है। कहीं 1-2% पे ऐसा हो कि बहुत ही बड़ा गड्ढा है तो होता है कि नीचे लगती है, नहीं तो वैसे तो ओवरऑल हर जगह सही चलती है। कंफर्ट कैसा है इस कार का? कंफर्ट ना टाटापन से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं सच बता रहा हूँ। ऑल्दो हाँ, मेरे को भी वो ऐसे चाहिए कि कमांडिंग पोजीशन की सब कुछ दिख रहा हो रोडों पे, मेरे को वो कार ज़्यादा पसंद है SUV टाइप। बट सीडैन के जो फ़ायदे हैं वो थोड़े बहुत फ़ायदे से मैंने देखे हैं। मैं पहली बार अपनी कार में पीछे बैठ के गया था, अभी जयपुर जब मैं गया था, यहाँ पे पीछे जब मैं इसमें बैठा ना, काफ़ी रिलैक्स था, मतलब थाई सपोर्ट जो था, नी सपोर्ट सब काफ़ी सही था। ऐसा लग रहा था कि मैं आराम से इसमें बैठ के घंटों चल सकता हूँ। इवन मैं जब इसको ड्राइव भी कर रहा था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि थकान हो रही हो मेरे को। बहुत सही चीज़ लगा मुझे ये चीज़ होंडा की कारों में। इवन लोग बोलते भी हैं कि होंडा सिटी लोग इसलिए लेते थे क्योंकि बहुत ही कम्फर्ट है कार, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग ट्राई करते थे, जैसे बिजनेसमैन लेते थे कि कंफर्टली हम कहीं पे भी पहुंच जाएं। वो चीज़ मुझे इसमें दिखती है कि सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ में बहुत सही है। अगर मैं पंच से कंपेयर करूं या और भी गाड़ियों से कंपेयर करूं, इंजन काफ़ी रिफाइन है इसका। 1-2 चीज़ें जो मुझे लगती है दूसरे कारों से जो बेटर हो सकती थी इसमें या होनी चाहिए, और इसका स्टीयरिंग थोड़ा हैवी है दूसरे कार से कंपेयर करके। टाटा को तो आप ऐसे भी घुमा दोगे ना तो बहुत सही स्टीयरिंग है, इसमें थोड़ा सा हैवी है। ऑल्दो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ से, पर हाँ थोड़ा हैवी है। जब मैं टाटा पंच से इस पे आया था तो मुझे एकदम से एक इंस्टेंटली फील हुआ था कि यार ये थोड़ा भारी स्टीयरिंग है उससे कंपेयर करें तो क्या पता किसी बंदे को इसमें प्रॉब्लम आए। दूसरी चीज़ मैं बता सकता हूँ, जो टायर होते हैं ना, टायर के ऊपर जो क्लैडिंग होती है वो अमेज में क्लैडिंग नहीं मिलती। तो इससे क्या होता है, वैसे तो बहुत साइलेंट है कार, कोई इंजन नॉइज़ वगैरह नहीं आती, लेकिन जब आपकी गाड़ी के नीचे वो छोटे छोटे पत्थर लगते हैं ना तो आराम से अंदर आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो अगर आप बम्पी रोड्स पे चला रहे हो ना तो आपको इनिशियली ऐसा भी लग सकता है अब यार कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा नीचे मेरी गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो सीधा उस स्टील पे लगता है, टन 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 आवाज़ आती है। जो पंच में या किसी भी कार में अगर प्लास्टिक की क्लैडिंग लगा देते हैं तो वो नॉइज़ कम हो जाती है, इसमें वो क्लैडिंग है नहीं। और यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, आपने यूज़ करें? हाँ यार, काफ़ी टाइम मैं यूज़ करता हूँ। क्या सीन है ना कि CVT में बहुत ज़्यादा इंस्टेंट टॉर्क नहीं होता अगर आप टर्बो से कंपेयर करो, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। पर अगर आपको मैंने ये मतलब ट्रिक है, वैसे सभी यूज़ करते होंगे, जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे ओवरटेक करना है ना तो मैं जस्ट D मोड पे भी इसको 2 बार या 1 बार ही कर देता हूँ तो ये सेकंड या फर्स्ट गियर पे आती है और भग जाती है एकदम से। तो वो पिकअप के लिए मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली। भाई आप एवरेज क्या निकाल रहे हो इसमें? यार देखो, CNG में एवरेज की बात करें ना तो अगर आप मारुति सुजुकी वाली गाड़ियों की जो CNG एवरेज वो बोलते हैं ना 25 आ जाती है, 30 आ जाती है, उतनी तो नहीं आती है। लेकिन हाँ, अगर आप CVT चला रहे हो, मतलब एक ऑटोमेटिक कार चला रहे हो, आपको वो मैनुअल वाला झंझट नहीं चाहिए, उसके हिसाब से मैं सही एवरेज निकाल लेता हूँ। अगर सिटी में बात करूँ, मैं डेली ऑफिस जा रहा हूँ, जाम में चला रहा हूँ, कभी कभार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी होता है, उसमें मुझे ये 17 के आसपास की एवरेज देती है। 15 से 18 के बीच में मान लो, 17 एक अप्रॉक्स फिगर मान सकते हैं। और अगर मैं हाईवे जा रहा हूँ, जैसे अभी मैं जयपुर गया था लास्ट वीक, तो उस चीज़ में तो काफ़ी सही एवरेज मुझे लगा। 180-190 चल जाती है, एक फुल टैंक पे चल जाती है ये। तो वो चीज़ तो मुझे सही लगी कि हाईवे में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है एवरेज की। और ऐसा नहीं कि मैं 80 पे 70 पे गाड़ी चला रहा था, 120 पे गाड़ी चल रही थी, उसमें 180-190 निकाली है इसने। तो अगर मैं 80 से 100 के बीच में चलाऊँगा तो वो शायद 200 पार भी जा सकती है। तो CNG के हिसाब से मुझे, ऑटोमेटिक के हिसाब से और CNG का जो बैलेंस है ना उसके हिसाब से मुझे एवरेज ठीक लगी। लेकिन हाँ, मैनुअल में और एवरेज निकल सकती है अगर आप पे CNG है तो। होंडा की आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी? या देखो, मुझे सर्विस काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत अच्छी भी लगी। एक नेगेटिव पॉइंट मैं बता सकता हूँ, अच्छी तो ये है कि ये अब शायद सब जगह ये ऐसा होता होगा कि मुझे ना सर्विस सेंटर जाना ही नहीं पड़ता।
और इससे मैं बड़ा खुश रहता हूँ। वो आते हैं, पिकअप करके लेके जाते हैं गाड़ी, मैंने मेन सर्विस भी इसकी करवा ली है, और ड्रॉप करके चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं कि मैंने बोल दिया कि जी आप डैशबोर्ड में नॉइज़ आ रहा है वो देख लेना, कहीं क्रैकलिंग साउंड आ रही है वो देख लेना। इसमें मुझे ऐसा नहीं है, मैंने 3 बारी, जो 2 फ्री सर्विस होती हैं और 1 पेड सर्विस होती हैं, तीनों में मैंने गाड़ी भेजी, मैं सर्विस सेंटर नहीं गया। एक बारी मैं किसी और रीज़न की वजह से गया था, सर्विस के रिगार्डिंग मैं कभी नहीं गया। और सारी चीज़ें ना इन्होंने मेरे को जो भी मैं लिस्ट करवाता था वो सारी चीज़ें करके देते थे। इवन जब वो मेरे डोर स्टेप पे छोड़ते थे ना, तो मुझे चेक करवाते थे कि सर आप चेक कर लो वो सारी चीज़ें ठीक हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और फिर वो फीडबैक फॉर्म भरवाते थे। तो ये मुझसे सच में पूछते हैं कि सर आपको कैसी लगी, आप अपने ऑनेस्टली बताओ। वो बोलते हैं कि हाँ अगर आप अच्छा दोगे तो हमारा फ़ायदा है, आप बुरा बोलोगे तो हमें नुकसान होगा, लेकिन वो खुद से भरते नहीं है। और होंडा की सर्विस इस चीज़ में तो काफ़ी सही लगी। इवन मैं एक बार जब सर्विस सेंटर गया था, वो मैं हॉर्न की वजह से गया था। इसके हॉर्न में मुझे अभी भी दिक्कत आ रही है, पता नहीं मेरे स्पेसिफिक मॉडल में है, इंजन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने ना वहाँ पे ब्रियो है ना, छोटी गाड़ी ब्रियो VRV, बहुत पुरानी ऐसे 4 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी भी देखी, जो बंदा हर टाइम पे टाइमली सर्विस करवा रहा है और मस्त चल रही है गाड़ी। ऐसी गाड़ी मैंने होंडा की वहाँ पे दिखी है, बहुत ही ज़्यादा चली बहुत पुरानी मॉडल देखी है, लेकिन वो आराम से चल रही थी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है होंडा में कि सस्पेंशन, जो मेन चीज़ें है ना, इंजन, इन सब में कोई दिक्कत नहीं आती। गियर बॉक्स ये मस्त चलते हैं, मतलब मेरे तो अभी तक सही चल रहे हैं CNG होने के बाद भी। वो खुद ही कह रहा था सर्विस सेंटर वाला कि CNG में भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना काफ़ी ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मैं अभी तक 10-12 कंट्री जा चुका हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इंटरनेशनली एक इंडिया ही है जहाँ पे होंडा के सिर्फ 3 गाड़ियाँ हैं अभी। इंटरनेशनली आपको सिविक मिल जाएगी, इतनी अच्छी तरीके से मॉडिफाइड, इतनी बहुत अच्छी बेहतरीन कार है। CRV मिल जाएगी, पासपोर्ट आने वाली है, और एक शायद उसका पुराना वर्जन भी है। मैंने हर कंट्री में देखा होंडा की बहुत सारी कार हैं, और वो मेन यही रीज़न है कि इनका जो IV टेक्नोलॉजी है ना, ये काफ़ी रिलायबल है। मतलब इसमें जैपनीज़ का काफ़ी दबदबा है कि वो अच्छे से काम करते हैं, इंजन में कोई कमी नहीं आती है। बाकी मैंने काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्री में देखे, यूरोपियन कंट्री में तो ज़्यादा VW और स्कोडा चलती हैं, उनके भी ऐसा होता है 4-5 लाख इंजन चले हुए होते हैं जो टैक्सीज होते हैं। और अगर मैं ऐसे मलेशिया और ये नीचे वाली कंट्री की बात करें, इंडोनेशिया, इन सब में ना मैंने होंडा की बहुत कार देखी हैं जो 4 लाख 5 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। तो कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं IV टेक में यार, मेरे को तो काफ़ी सही लगती है इस चीज़ में। जब आप रात को चलाते हो होंडा में इसको, हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा आपको? मुझे तो काफ़ी सही लगता है इसकी हेडलाइट्स वगैरह, क्योंकि मैं इसको कंपेयर हमेशा पंच से करता हूँ। वो मेरी पर्सनल कार थी, और वो मैंने बेस मॉडल ली थी, तो उसमें ना फॉग लाइट आते थे ना कुछ, और वो हेलोजन लाइट थी, इसमें सब कुछ LED है। तो उसके हिसाब से तो मुझे बहुत सही लगती है कार। और दूसरी चीज़, ये टॉप मॉडल है ना, अब शायद इसके बेस मॉडल में नहीं आती वो चीज़, इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, तो आराम से ऑन हो जाती है, और मुझे कभी दिक्कत नहीं होती कि ऑफ़ करो ऑन करो, बहुत प्यार से काम हो जाता है। मुझे तो सही लगती है इसकी लाइट्स। आपने पंच कब ली? पंच मैंने 2023 जुलाई में ली थी। और कब बेचा आपने उसे? 6 महीने बाद बेच दी थी यार मैंने वो स्पिनी पे बेची थी। एक्सचेंज से ज़्यादा वैल्यू मुझे स्पिनी पे मिल रही थी ना, इसलिए। भाई 6 महीने पुरानी आपने टाटा पंच बेच दी? हाँ, आई नो। लोग जो लेने आया था ना, बंदा जो चेक करने आया था, वो कह रहा था कि अगर मेरे पास पैसे होते ना, मैं ये पंच मैं ले लेता, क्योंकि वो सिर्फ 9000 किलोमीटर चली हुई थी, और मैंने बेच दी। क्योंकि मेरे को मेन सीन ये था कि मैनुअल नहीं चाहिए थी यार। मैं ना दिल्ली में चलाता हूँ, और इतना ज़्यादा पीक ट्रैफिक होता है ऑफिस टाइम पे ना, मैं थक गया था मैनुअल चला के, इसलिए मेरे को ऑटोमेटिक चाहिए थी, और ये मैंने फिर ऑटोमेटिक ले ली। सीन ऐसा है ना कि मैं जब टाटा पंच ले रहा था ना, तो वो मेरी खुद से कमाई हुई पहली कार थी। उससे पहले मैं दोस्तों की कार या रिश्तेदारों की कार चलाता था, तो कोई ऐसे तो था नहीं कि मैंने लॉन्ग टर्म तक चलाई हो, कभी कभार चलाता था। तो वो ना एक्साइटमेंट थी उस टाइम। भाई आप होंडा अमेज से सेटिस्फाई हो? हाँ यार, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जो पंच में जितनी भी कमियाँ मेरे को लग रही थी वो सारी इसमें सॉल्व हो जाती हैं। इवन वो बेस मॉडल थी, ये टॉप मॉडल है, तो फीचर का भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। उसमें मुझे चाबी से लॉक करना पड़ता था, इसमें मेरे को आराम से वो की मिलता है, जिससे सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो हाँ, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ होंडा अमेज से। थैंक यू आयुष भाई, पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। भाई ने बिल्कुल डिटेल अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।